तो हमारा टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जा रही है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखते हैं क्या डिस्कशन चल रहा था। पेपर का नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और हमारा जो टॉपिक था तो कल वाली क्लास में इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कौन सा टॉपिक ये बात, और यहाँ पर शुरुआत हुई थी, यहाँ से चर्चा हमें शुरू करनी है। और समीर संजीव कहते हैं आज इश्यू प्राइस। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दें फिर क्लास हम चालू करते हैं। इश्यू प्राइस जिसे कि बुलाया जाता है निर्गमन मूल्य। तो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, ये बताओ क्या कोई कंपनी, एक कंपनी अपने जीवन में क्या एक ही बार शेयर इश्यू कर सकती है? जल्दी से बताओ कि क्या कोई कंपनी अपने लाइफ में क्या एक ही बार शेयर इश्यू कर सकती है? बच्चे कह रहे हैं नो सर। तो बताओ बच्चों, कितनी बार शेयर इशू कर सकती है एक कंपनी अपनी लाइफ में? कितनी बार शेयर इशू कर सकती है? ठीक है, क्या रिप्लाई आता है? सवाल क्या है, एक कंपनी अपनी लाइफ में कितनी बार शेयर इशू कर सकती है? बरखा कहती है अनलिमिटेड, जितनी मर्जी उतनी बार। अच्छा भाई, और कोई सवाल और कोई जवाब? हाँ समीर संजीव, जितने वो रजिस्टर हो। हाँ, हमें आपका सवाल जवाब सही लगा समीर संजीव। सूरज प्रताप, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जी हाँ सूरज, आपने भी एकदम सही बात कही। चलो बच्चों, शुभांग अनलेस नॉट एक्स, हाँ हाँ शुभांग एकदम सही है, नॉट एक्सेडिंग अनऑथराइज्ड कैपिटल, बिल्कुल सही। आप लोगों ने सही जवाब दिया। विश्वास क्या कह रहे हैं? को रजिस्टर्ड, पता नहीं क्या बोला आपने, को रजिस्टर्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने आपको क्या पढ़ाया था? जी हमने आपको पढ़ाया था अथराइज्ड कैपिटल। हाँ, अथराइज्ड कैपिटल। अब मान लीजिए, अब बच्चों मान लीजिए कि एक कंपनी है और उसकी जो अथराइज्ड कैपिटल है वो है ₹5 लाख। तो एक कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल है 5 लाख रुपए, यानी वो अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में कितने के शेयर इश्यू कर सकती है? 5 लाख की, 5 लाख के शेयर इश्यू कर सकती है। अब मान लो एक कंपनी ने पहली बार 3 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर दिए, तो वो कितने रुपए के शेयर इशू करना बाकी है बच्चों उनको? 2 लाख रुपए की। सीधी सी बात है कि कंपनी कितनी बार शेयर इशू कर सकती है? तो भाई आपके 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर सकते हो, तो जितनी बार में चाहे उतनी बार में ले लो 5 लाख। एक बार में ले लो, 2 बार में ले लो, 3 बार में ले लो, लिमिट तो आपकी यही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। चलो तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि एक कंपनी कितनी बार शेयर इशू कर सकती है? ये आपकी अथराइज्ड कैपिटल है, आप जितनी बार में चाहे उतनी बार में मंगा लो। एक बार में मंगा लो, 2 बार में मंगा लो, 10 बार में मंगा लो, इससे ज्यादा तो आप मंगवा सकते नहीं। यानी जब आप कोई वर्ष में नहीं था, जवाब यही था, अथराइज्ड कैपिटल आप मंगानी है, उससे ऊपर तो मंगवा नहीं सकते आप। तो आप जितनी मर्जी उतनी बार में मंगाओ। आइए लौटते हैं, ध्यान दीजिएगा इशू प्राइस क्या है। बच्चों कल आपको बताए थे एक नई कंपनी है, ठीक, एक नई कंपनी है और नई कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास गई और वहां तय हुआ कि हमारे नंबर ऑफ शेयर, तो वहां तय हुआ कि हमारे नंबर ऑफ शेयर 5,000 होंगे मान लीजिए। वहां तय हुआ कि प्राइस पर शेयर वो 100 रुपया होगा। तो रजिस्ट्री चल रही है, रजिस्ट्री, तो नंबर ऑफ शेयर 5,000 होंगे, प्राइस पर शेयर 100 रुपया होगा और टोटल शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5,000 इंटू 100 ₹5 लाख होगा। ठीक, तो आपने क्या करवा ली? रजिस्ट्री, रजिस्ट्री करवा ली। ये है आपकी अथराइज्ड कैपिटल, रजिस्ट्री करा ली आपने। बच्चों इस जल्दी से रजिस्ट्री के समय जो 100 रुपया तय हुआ, नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। सुबीर संजीव ने नाम बता दिया कि सर इस 100 रुपए का नाम, बाकी बच्चे भी नाम बता रहे हैं। फेस वैल्यू, कि जब आप एक नई कंपनी बनाते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, नई कंपनी बनाते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, तो एक शेयर का जो दाम होता है उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। तो कल इतनी बातें हो चुकी थी बच्चों, एक शेयर का जो दाम है वो क्या है? फेस वैल्यू, अंकित मूल्य है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अगली बात सुनना। तो आपने रजिस्ट्री करा ली, एक शेयर का दाम 100 रुपया चूज किया, यह है फेस वैल्यू 100 रुपया। बच्चों ये फेस वैल्यू जो है ना, हमेशा दिखाई पड़ेगी। आप प्रोस्पेक्टस जारी करोगे
वहां दिखाई पड़ेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाई पड़ेगी, और फेस वैल्यू नहीं बदलती, फेस वैल्यू आमतौर पर नहीं बदलती, फेस वैल्यू नॉर्मली सेम रहती है। लेकिन बच्चों ये तो आपने रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री, लेकिन अब आप वास्तव में आपको बेचना है, अब वास्तव में आपको बेचना है 100 रुपए का है, 100 का ही बेच दिया, 100 का है, 120 का बेच दिया, 100 का है, 110 का बेच दिया, 100 का है, 90 का बेच दिया। अब आप एक्चुअली कितने का बेच रहे हो, ये तो डिपेंड है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड है एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली जितने में बिका, एक्चुअली जितने में बिका वो क्या है, इश्यू प्राइस, कि पब्लिक के हाथों वास्तव में जितने का बिका वो क्या है, इश्यू प्राइस है। तो क्या सारे बच्चों को डिफरेंस समझ में आ गया? फेस वैल्यू क्या है, जो फेस वैल्यू रजिस्ट्री के समय जो एक शेयर का दाम है वो फेस वैल्यू है, और बच्चों फेस वैल्यू फिक्स है, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है। तो क्या चीज फ्लक्चुएट हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकता है, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस माने आज पब्लिक को जितने में बेचा, आज पब्लिक को जितने में बेचा वो क्या है, वो इश्यू प्राइस है। चलो, तो आपको बात कल ही हो चुकी थी इतनी, आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक कंपनी अपने शेयर को 3 प्रकार से बेच सकती है। तो एक कंपनी अपने शेयर्स को 3 तरह से बेच सकती है। चलो पता लगा है, एक कंपनी अपने शेयर को 3 तरह से बेच सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। 10 का है बच्चों, बताओ जो हमने ये गोला बनाया है 10, तो बताओ 10 का है, ये क्या है, फेस वैल्यू है कि इश्यू प्राइस है? ये 10 का है, ये क्या है, फेस वैल्यू है कि इश्यू प्राइस? बच्चे कहते हैं सर ये तो फेस वैल्यू है, बिल्कुल सही, ये क्या है, फेस वैल्यू। 10 का है, 10 में बेचा, 14 में बेचा, 9 में बेचा, तो वास्तव में जितने में बेचा बच्चों ये क्या चीज है, कभी 10 का बिका, कभी महंगा बिका, कभी सस्ता बिका, अब ये क्या है, ये है इश्यू प्राइस। ठीक, चलो आगे चलते हैं, इश्यू प्राइस जितने में बिक जाए। बच्चों कुछ कंपनियां होती हैं एवरेज, औसत, ना डिमांड ज्यादा है ना डिमांड कम है, ठीक ठाक है, तो जितने का है उतने पर ही बेच दिया। तो कुछ कंपनियां क्या थी, एवरेज, औसत, ना डिमांड ज्यादा ना डिमांड कम, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छी, जितने का है उतने पर बेच दी। कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे आप कह सकते हो ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी। तो कुछ कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ब्लू चिप कंपनी। आप कहोगे सर ब्लू चिप कंपनी, हाँ बच्चों ब्लू चिप कंपनी, दरअसल बात यह है, जिन कंपनियों की, जिन कंपनियों के शेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। जिन कंपनियों के शेयर्स की शेयर बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ले लो, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लो, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लू चिप कंपनियां हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दें, जैसे एक कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी, फूड फूड डिलीवरी वगैरह वाली, जोमेटो, जोमेटो, तो ये भी किस में शामिल हो गई, ब्लू चिप कंपनी, इसमें शामिल हो गई। वजह बताते हैं कि जोमेटो बोले एक शेयर ले लो, जोमेटो बोले एक शेयर ले लो, बच्चों 38 टाइम्स, 38 गुना सब्सक्रिप्शन। एक शेयर ले लो, 38 लोग आ गए, 10 शेयर ले लो, 380 लोग आ गए, 100 शेयर ले लो, 3800 लोग आ गए। समझ रहे बच्चों की जोमेटो की इतनी तगड़ी डिमांड की, हर एक शेयर ले लो, 38 उम्मीदवार है एक शेयर के पीछे, मिलेगा तो एक ही शेयर ना। खैर टॉपिक पे लौट आते हैं, तो कंपनी शेयर एट पार बेच रही है, जितने का था उतने पर बेच रही है, तो ना तुम्हारी डिमांड ज्यादा होगी ना कम, तुम एक औसत कंपनी होगी। कंपनियां शेयर्स प्रीमियम पर बेच रही हैं, प्रीमियम पर, 10 का है 14 पर बेच रही हैं, 10 का है 16 पर बेच रही है, 10 का है 20 पर बेच रही है, महंगा बेच रही है। 10 रुपए का है 14 पर 4 रुपए एक्स्ट्रा, 10 का है 16 पर 6 रुपए एक्स्ट्रा, 10 का है 20 पर 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो बच्चों इसका मतलब इस कंपनी में लोग महंगा खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि इस कंपनी की डिमांड ज्यादा होगी, ये ब्लू चिप कंपनी होगी, इसलिए प्रीमियम पर बेच रही है। जो भी कंपनी अच्छी होती है, बढ़िया होती है, तो अच्छी कंपनी अपने शेयर्स किस पर बेचती है, प्रीमियम पर बेचती है, प्रीमियम पर। तो एट पार जितने का है उतने पर बेचा, हम औसत कंपनी है, एट प्रीमियम हम बढ़िया कंपनी है, महंगा बेचा। चलो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये,
क्या प्रीमियम की कोई लिमिट है? क्या प्रीमियम की कोई लिमिट है? 10 का है, 10,000 पर बेचा। बोलो बच्चों, क्या ऐसा संभव है? 10 रुपए का शेयर है, 10,000 पर बेचा। अच्छा, 10,000 पर, इसका मतलब कि 10 रुपया कैपिटल लिए हो और 9,990 रुपया प्रीमियम लिए हो। इतना प्रीमियम? तो मेरा बच्चों से क्वेश्चन है कि क्या ऐसा संभव है? क्या 10 रुपए के शेयर को 10,000 पर बेचा जा सकता है? 9,990 का प्रीमियम दिया जा सकता है? जवाब आ रहे हैं मिले जुले। बरखा नो, समीर यस, बरखा नो, शुभांग नो, समीर जी क्या मतलब है भाई, खुशी नो। हाँ भाई, आओ चलो चलते हैं आगे। बच्चों जवाब है क्या? प्रताप सूरज कहते हैं हो सकता है सर की जब कंपनी की मार्केट में डिमांड हो। सुनना बच्चों, बच्चों प्रीमियम की नो मैक्सिमम लिमिट। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। समझ गए बच्चों कि प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। आपकी जितनी हैसियत है उतना महंगा आप बेच सकते हैं। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना महंगा बेच सकते हो। जी हाँ, 10 रुपए का शेयर 10,000 में बेचा जा सकता है। तो एक और सवाल पूछते हैं बच्चों, ध्यान देना। 10 रुपए का शेयर को क्या 1,00,000 रुपए में बेचा जा सकता है? 10 रुपया कैपिटल, 99,990 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या क्या किसी शेयर्स को इतने ज्यादा महंगे पर बेचा जा सकता है? 10 रुपए का शेयर, 99,990 रुपया प्रीमियम। बोलो बच्चों क्या कहते हो? तो जवाब है यस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ सर, प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी महंगा बेचा जा सकता है। अच्छा, आगे चलें तो आप समझ गए कि प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों। मान लो कि आप हो, ये 1,00,000 रुपया दिया किसने? ये 1,00,000 रुपया दिया किसने? आपने दिया। ठीक, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1,00,000 दिया, 1,00,000, हाँ। और आपने कितना शेयर पाया? सिर्फ एक शेयर पाया। तो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1,00,000 रुपया दिया, एक शेयर पाया। और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, जैसा कि आपने ऊपर देखा। और उसका प्रीमियम 99,990 रुपया है। आपकी जेब से कितने गए? जी आपकी जेब से तो 1,00,000 लगे हैं। और 1,00,000 में कैपिटल कितना दिया आपने? 10 रुपया। और कितना एक्स्ट्रा एक्सेस फालतू दिया? 99,990 रुपया। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि रिलायंस 6% डिविडेंड देने वाली है। कुछ दिन बाद आपको क्या पता चला? रिलायंस 6% डिविडेंड देने वाली है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने 1,00,000 रुपया रिलायंस को दिया था और 1,00,000 का 6% तो बनेगा, 1,00,000 का 6%, 6,000 का डिविडेंड। या मैंने 1,00,000 रुपया रिलायंस को दिया है, लेकिन कैपिटल जो है, कैपिटल 10 रुपया है सिर्फ उसमें, और 10 रुपया का 6% 60 पैसा। तो बच्चों हमारा यही क्वेश्चन है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। मैंने रिलायंस में पैसे लगाए, मैंने 1 साल इंतजार किया, लेकिन किसी ने जवाब दिया है। किसने दिया है? और समीर संजीव, हमें लगता है आप सही कह रहे हो। शुभा, हमें लगता है आप गलत कह रहे हो। क्या कह रहे हो तो कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मैसेजेस तो हम ही देख पाते हैं, तब तो देख नहीं पाते। हाँ बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने 1,00,000 रुपया दिया, ओके। मैंने 1 साल इंतजार किया, ओके। तुमने 1,00,000 रुपया दिए थे, 10 रुपया जो कैपिटल का, शेयर कैपिटल, शेयर इज 10 रुपए का था, और प्रीमियम मनी 99,990, लेकिन मैंने दिया 1,00,000। तो मैंने 1,00,000 रुपया दिया और 1 साल इंतजार किया। कंपनी बोली कि 6% डिविडेंड देंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको 6,000 का डिविडेंड मिलेगा, या फिर 6,000 का मिलेगा? मतलब मैंने 1,00,000 दिए और 6% मिला, 6,000 ऐसा होने वाला है? या तुमने जो शेयर खरीदा, शेयर का प्राइस 10 रुपया है और 10 रुपए का 6% यानी कि 60 पैसा मिलेगा। तो बच्चों सही जवाब है कि आपको 60 पैसा डिविडेंड मिलेगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? समीर संजीव ने सही जवाब दिया था, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया था। कि आपको डिविडेंड किस पर मिलेगा? जी फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिख देते हैं। हाँ, एक लाइन लिख देते हैं। बच्चे कहते इतना कम बता रखा।
चाहे डिविडेंड डिविडेंड और डिविडेंड और इंटरेस्ट is always charged, always paid on face value। तो बच्चों समझ में बात आई क्या लिखा हमने लिखा कि चाहे डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो वो किस पर पे किया जाता है, फेस वैल्यू पर। 1,00,000 रुपया फेस वैल्यू थोड़ी ना थी, फेस वैल्यू 10 रुपया थी और 99,990 प्रीमियम अमाउंट था। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज्ड ऑन फेस वैल्यू। तो देखो अच्छा क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, बरखा इतना कम, इतना सा, थोड़ा सा। हाँ ये पॉइंट का है। वही दुख वाली बात तो है कि यार मैंने 1,00,000 रुपया खर्चा किया, भले उसमें 10 कैपिटल हो, भले उसमें 99,990 का प्रीमियम हो, लेकिन मैंने 1,00,000 खर्च किया और 1 साल इंतजार किया, 60 पैसा मिला। उससे ज्यादा तो हम भीख मांग के कमा लेते, एक घर जाकर 1 रुपया कम से कम तो मिल ही जाता। तो बच्चों हाँ डाउट तो है यार इतना थोड़ा सा डिविडेंड। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत पॉइंट की बात बता रहे हैं, सुनना। कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट नहीं करता, कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट नहीं करता, वो तो कैपिटल गेन के लालच में इन्वेस्ट करता है। मतलब दोबारा सुनना, कोई भी शेयर होल्डर इस 60 पैसे का डिविडेंड, कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो तो कैपिटल गेन के चक्कर में रहता है। बता रहे हैं क्या मतलब। अब मान लो किसी ने 1,00,000 का शेयर खरीदा था और सेंसेक्स निफ्टी ऊपर चले गए और इनकी वैल्यू 1,30,000 हो गई। तो आपने जब शेयर खरीदा था 1 साल पहले तो 1,00,000 रुपए का था, अब उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़कर 1,30,000 की हो गई और आपने बेच के क्या कमा लिया, 30,000 का कैपिटल गेन कमा लिया। तो लोग इसके चक्कर में रहते हैं, न कि 60 पैसे के डिविडेंड के चक्कर में रहते हैं। तो बताओ बच्चों, जो कह रहे थे इतना कम, कि भाई किसी का आमतौर पर शेयर होल्डर्स का मकसद बिल्कुल नहीं होता है क्या, डिविडेंड उनका मकसद नहीं होता, वो कैपिटल गेन के चक्कर में रहते हैं कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाएंगे, हम कैपिटल गेन से पैसा कमाएंगे। हाँ बच्चों पहले बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका, बोलो 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 बच्चों कि क्या यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका। हाँ, एक कंपनी जो एवरेज है जितने का है उतने पे बेचा शेयर, एक कंपनी जो बढ़िया है उसने महंगा बेचा। कितना महंगा बेच सकते हैं जल्दी से बताओ। अभी ये बात काफी देर तक बातें हुई है, कितना महंगा बेच सकते हैं जल्दी बताओ, कितना महंगा। हाँ बच्चे कहते हैं सर महंगी कोई लिमिट नहीं, अब जितना मर्जी उतना महंगा बेच सकते हो। तो आगे चलते हैं और अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। एक कंपनी है जो बिलो एवरेज है, उसकी मार्केट में डिमांड कम है। तो एक कंपनी है जो बिलो एवरेज है जिसकी मार्केट में डिमांड कम है। तो बच्चों आप जानते हो कि अगर कस्टमर को फुसलाना है तो आपको डिस्काउंट देना होगा। हाँ, कि अगर आपको कस्टमर को फुसलाना है, बहलाना है, लालच देना है, भीड़ लगानी है तो क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, 10 का शेयर सस्ता बेच रही है, 9 का बेच रही है, 9.5 का बेच रही है, 8.5 का बेच रही है। तो कंपनी अपने शेयर को सस्ता बेच रही है। और सस्ता क्यों बेच रही है, भाई हम उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, हमारी मार्केट में डिमांड कम है। तो हम उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, हमारी मार्केट में डिमांड कम है, इसलिए हम शेयर को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अगर बच्चों ने हमारे सारे लेक्चर अटेंड किए हैं तो क्या आपको पता चल चुका है रिस्ट्रिक्शन। बोलो बच्चों, क्या आपको याद है कि इस पर लग चुका है रिस्ट्रिक्शन। हाँ, जितना हमें याद आ रहा है कि शायद 2013 के आसपास प्रतिबंध लगा था कि अब हमारे जमाने में। हाँ भाई, को किसी बच्चे ने हमें बताया सचिन पायलट का नाम, किसने, समीर संजय ने, सही बोला आपने। अभी फिर से कहानी रिपीट करते हैं किस कि अब हमारे जमाने में 10 का 10 पे बिकेगा, 10 का 12, 14, 16, 18, 20, 50 पर बिकेगा, लेकिन अब 10 का 9.5, 9 पर नहीं बिकेगा। अब डिस्काउंट पर लग चुका है रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। 2013 के आसपास कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो केंद्र सरकार में कांग्रेस थी और कॉर्पोरेट मंत्रालय कौन संभाल रहा था, सचिन पायलट संभाल रहे थे। सचिन पायलट, हाँ मध्य प्रदेश के हैं, किधर के हैं। तो सचिन पायलट ध्यान दीजिएगा ये संभाल रहे थे, कि राजस्थान के हैं, राजस्थान के होंगे शायद। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सचिन पायलट कॉर्पोरेट मंत्रालय संभाल रहे थे और सचिन पायलट काफी युवा नेता थे कांग्रेस के, काफी ज्यादा काबिल इंसान भी थे। तो उन्होंने पाया,
उन्होंने क्या पाया कि भाई यहाँ पर लोग ये 10 और 9 रुपए में 1 रुपया ब्लैक मनी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहां पर, कुछ लूप होल्स थे। तो सचिन पायलट ने गौर किया, पाया कि भाई यहाँ पर लोग 10 और 9, 10 और 8, 10 और 9:30 के बीच में क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी क्रिएट कर रहे हैं, काला धन बना रहे थे लोग। मतलब सही मायने में बात ये थी कि लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे थे। ये बात थी वहां पर कि लोग अपने काले धन को सफेद कर रहे थे, लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे थे इस डिस्काउंट की आड़ में। तो सचिन पायलट की निगाह गई, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह को बताया कि देखिए यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मनमोहन सिंह से डिस्कस करने के बाद उन्होंने बैन कर दिया कि नहीं भैया, अब कंपनियां डिस्काउंट पर शेयर नहीं बेच सकती, और तब से लगा बैन, आज तक बैन ही रह गया। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। तो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते। क्या किसी बच्चे को एक्सेप्शन याद है कि अभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू होते हैं? बताओ बच्चों, एक्सेप्शन क्या था, जल्दी बताओ। बस एक एक्सेप्शन था वो। हाँ, समीर संजय का जवाब आ गया है, सही जवाब है आपका। बच्चों क्या क्या कह रहे हो, और कोई जवाब देगा आपको? और आंसर दो कि हाँ सर, अभी भी शेयर डिस्काउंट पर इशू होते हैं। कौन वाले, कौन वाले? जवाब ही नहीं आ रहा समीर संजय के अलावा। तो देखते हैं पीछे कहाँ चलते हैं। हाँ, नीलाक्षी कुछ पूछ रही है। नीलाक्षी बता रहे हैं, पहले हम जरा वो चीज दिखा दें, वो शीट जहां पर ये बात बताई गई थी कि ये रहा होगा ना, ध्यान दीजिएगा। कौन से शेयर अभी भी डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स वगैरह को, अंदर के लोगों को। समीर संजय ने जवाब दिया, बाकी बच्चों को याद ही नहीं रहता लेक्चर हमारा। हाँ बच्चों, तो स्वेट इक्विटी शेयर को अभी भी डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है, लेकिन बाकी शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू किया नहीं जा सकता। यानी नॉर्मली बात करो तो बैन है, प्रतिबंध है। और एक सवाल आ रहा है नीलाक्ष का, सर मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को होते हैं, अच्छा ये कह रहे थे आप। हाँ, वो शेयर होल्डर्स और नीलाक्षी भूल गए, डायरेक्टर्स भी थे वहां पर। नाम क्या था? स्वेट इक्विटी शेयर। हाँ बच्चों, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या हमने बच्चों को डिबेंचर नाम का कुछ पढ़ाया था? व्हाट मीनिंग? हाँ, डिबेंचर। तो एक होता है शेयर, एक होता है डिबेंचर। और ध्यान दीजिएगा कि शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू करना मना है। बच्चों, डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करना मना है कि कर सकते हैं? बोलो। डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करना मना है कि कर सकते हैं? बोलो। पता है कि अंदाजे लगाओगे, क्या कहते हो? तो सही जवाब है 10 का डिबेंचर। सही जवाब है 9 पर, 8 पर, 7 पर बेचा जा सकता है। कंपनीज एक्ट में कोई प्रतिबंध डिबेंचर पर डिस्काउंट का नहीं है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर कि शेयर पर प्रतिबंध लगाया है, डिबेंचर पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि वहां पर ब्लैक मनी व्हाइट मनी का चक्कर ही नहीं था। तुम लोन जब लेते हो तो लोन तो तुमको पूरा लौटाना पड़ता है, इसलिए वहां पर ऐसा कोई चक्कर था ही नहीं। चक्कर तो कैपिटल में आ रहा था, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का। तो किस पर बैन है? शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू करने में बैन लगा हुआ है, लेकिन डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू किया जा सकता है। किसी बच्चे को इस पेज पर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो बच्चों, ये पेज हमारा खत्म हो गया है, बताओ। अदरवाइज हम शीट को चेंज करना चाहेंगे। इशू प्राइस हमने आपको समझा दिया कि पब्लिक को वास्तव में जितने का शेयर बेचा जाता है वो कहलाता है इशू प्राइस। बच्चे कह रहे हैं सर नो प्रॉब्लम। चलो अब जरा इस शीट पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल रिक्वायर्ड। बच्चों, कंपनी को बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए। तो कंपनी को क्या करना है? बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए। अब कंपनी कैपिटल मंगवा सकती है दो तरह से। कंपनी को बिजनेस करना है, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी पैसे मंगवा सकती है दो तरह से। चलो मान लो, चलो मान लो कि हमारा शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो चलो मान लो कि हमारा शेयर है 100 रुपए का, ठीक है। कंपनी चाहे तो टोटल, टोटल का मतलब होता है इकट्ठा। तो कंपनी चाहे तो पब्लिक से कह सकती है लाओ सारे पैसे एक बार में दे दो। तो पब्लिक से कंपनी क्या कह सकती है? लाओ सारे पैसे एक बार में दे दो। ये कंपनी कह सकती है पैसे एक बार में मत दो, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी हम तुमसे किश्तों में मंगाते जाएंगे। तुम अभी हमको दे दो 20 रुपया,
2-4 महीने बाद दे देना 20 रुपया, 2-4 महीने बाद दे देना, यहाँ रुकते हैं, 2-4 महीने बाद दे देना 20 रुपया, फिर 20 रुपया, फिर 20 रुपया। तो तुम पैसे हमें इकट्ठे मत दो, किश्तों में दो, 5 किश्त बांध देते हैं। तो बोलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आई कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, और कंपनी कैपिटल कितने तरह से मंगा सकती है? 2 तरह से, या तो पैसा एक बार में मंगा सकती है, या तो पैसा किश्तों में मंगा सकती है। ठीक। और हाँ, अगर आप कहोगे सर हमारे एग्जाम में जो सवाल बन रहे हैं वहां पैसा कैसे मंगवाया जा रहा है, तो बच्चों जितना कि हमने क्वेश्चन आपके देखे, लगभग 20 ईयर्स से ज्यादा का सॉल्व पेपर हमने रीड किया और पाया कि 99% सवालों में पैसा किश्तों में मंगवाया जा रहा है, क्योंकि वहां प्रॉब्लम ज्यादा है, और प्रॉब्लम ज्यादा है तो क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है। बच्चों यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि पैसा इकट्ठे भी मंगा सकते हैं, किश्तों में भी मंगा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या हो रहा है? पैसा किश्तों में मंगाया जा रहा है। ठीक। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे मुंह मत फाड़ देना, सुनना समझना तब जवाब देना। ठीक। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे बार बार बोल रहे हैं क्या कि मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, न कि बस टिपिट टिपिट कर देना फटाफट। सुनो पहले क्या कह रहे हैं। कंपनी को, बहुत ध्यान से सुनना, उल्टा सीधा मत बताना। कंपनी को किसमें फायदा है? पैसा इकट्ठे मंगाएं कि पैसा किश्तों में मंगाएं? क्योंकि मिलना तो 100 ही रुपये है। इकट्ठे मंगाओगे तब भी 100 रुपया मिलेगा, तोड़ तोड़ के मंगाओगे तब भी 100 रुपया मिलेगा। तो कंपनी को पैसा कैसे मंगाना चाहिए, इकट्ठे या किश्तों में? और जो कहता है इकट्ठे तो कारण बताए, जो कहता है किश्तों में तो कारण बताए। खाली आंसर कह देने से काम नहीं पड़े चलेगा। समीर संजीव कहते हैं इंस्टॉलमेंट बढ़िया है, इंस्टॉलमेंट में प्रॉफिट है। सूरज कहते हैं किश्त बढ़िया है, वही इंस्टॉलमेंट। सौरभ का भी कहना है किश्त बढ़िया है। अच्छा, समीर संजीव ने रीजन बता दिया और हम संतुष्ट हैं। विश्वास इंस्टॉलमेंट बढ़िया है, निधि किश्त सही है, बरखा टोटल मंगाएंगे, टोटल सही है ताकि कहीं इन्वेस्ट कर सकें। सूरज प्रताप कहते हैं पता नहीं, खैर लेकिन हमें सब मिलाकर समीर संजीव का जवाब परफेक्ट लगा, बाकी लोग के जवाबों में कमी है। चलो आपको प्रूफ करते हैं, दोनों केस दिखा देते हैं ना, दोनों केस दिखा देते हैं। चलो पहले कौन सी कहानी सुना दें आपको? इकट्ठे। बच्चों मान लो शेयर कितने का है? 100 रुपए का। ठीक। तो आपको हम कहानी नंबर 1 सुनाने जा रहे हैं, हमारी कहानी नंबर 1 बताने जा रहे हैं। ठीक, सुनते जाइए। हाँ भाई, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कहानी नंबर 1 शेयर 100 रुपए का है। अब कहानी नंबर 1 में पैसा हम एक साथ मंगवाएंगे, इकट्ठे मंगवाएंगे। ठीक। और एक बात ये भी मान लेते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देगी? डिविडेंड। ठीक है। और हम ये भी मान लेते हैं कि डिविडेंड का रेट क्या होगा? 20%। ठीक। कि कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देगी? डिविडेंड, और डिविडेंड का रेट क्या होगा? 20%। कंपनी ने, कहानी नंबर 1, कंपनी ने सारे पैसे इकट्ठे मंगा दिए। हाँ, यानी कंपनी को कितने मिल गए? 100 रुपए। ठीक है, कंपनी को 100 रुपए मिल गए। कंपनी को बदले में क्या करना होगा? खर्चा करना होगा। कैसा खर्चा? डिविडेंड पे करना होगा, डिविडेंड पे करना होगा। कंपनी आपने कितना पा लिया है? 100 रुपया, 100 रुपया पाया है। कंपनी आपको कितना परसेंट डिविडेंड बांटना है? 20% डिविडेंड बांटना है। तो कंपनी ने 100 रुपया पाया है, 20% डिविडेंड बांटना है, ₹20। सारे बच्चे बताओ यहाँ तक क्लियर कि कंपनी ने 100 रुपया पाया, कंपनी ने 100 रुपया पाया, कंपनी ने 20% डिविडेंड 20 रुपया चुकाया। ठीक, ये थी कहानी नंबर 1। अब चल रहे हैं बच्चों आपको सुनाने, क्या? कहानी नंबर 2 सुनाने जा रहे हैं। कहानी नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। कहानी नंबर 2 में कंपनी क्या करेगी? कहानी नंबर 2 पे कंपनी पैसा किश्तों में मंगाएगी। क्यों? और जितनी जरूरत उतना मंगाएंगे। ठीक है। कंपनी का शेयर कितने का है जी? कंपनी का शेयर 100 रुपए का है। कुछ महीने लिख देते हैं। ये पैसा जनवरी में आएगा, ये पैसा मार्च में मंगाएंगे, ये पैसा मई में मंगाएंगे, ये पैसा, सॉरी यहाँ गलत जगह लिख दिया, कॉल्स के तो पार्टीशन है। ये पैसा मार्च अप्रैल मई में मंगाएंगे, ये अगस्त में मंगाएंगे, और ये दिसंबर में मंगाएंगे।
तो ऐसे पार्टीशन कर दिया हमने। ठीक है, कंपनी पैसा किस्त में मंगा रही है। एप्लीकेशन 20 रुपया मंगवाया, अलॉटमेंट 20 रुपया मंगवाया, बस। आगे क्यों नहीं मंगवाया? अभी जब जरूरत पड़ेगी बाद में मंगाएंगे। तो इस ठीक है, तो कंपनी ने पैसा कितना मंगाया? अभी केवल 40 रुपया मंगाया है, बाकी पैसा अभी नहीं मंगाया है। तो कंपनी ने सिर्फ 40 रुपया मंगवाया है, बाकी क्यों नहीं मंगाया? जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मंगाएंगे। फिलहाल कंपनी ने पैसा 40 रुपया मंगवाया है, हमें वहां महीना बिठा देना चाहिए। ठीक, महीनों से उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ताकि हम एग्जाम्पल को थोड़ा बेहतर कर सके। महीना बिठा दे रहे हैं, मंथ्स बिठा दे रहे हैं कि किस महीने मंगाया, बस इतना जान लो। पहली किस्त 20 रुपया मंगवा ली, दूसरी किस्त 20 रुपया मंगवा ली, बाकी क्यों नहीं मंगाया? चलो मान लेते हैं साल खत्म हो गया, बाकी नहीं मंगाया। क्यों नहीं मंगाया? अभी जरूरत नहीं थी। तो साल खत्म होते होते कितना मंगाए हो? 40 रुपया। और पूरा क्यों नहीं मंगाया? जितनी जरूरत पड़ रही थी उतना मंगा लिया था, बाकी जरूरत जब पड़ेगी तब मंगा देंगे। 40 फिलहाल मंगा लिया साल खत्म होने पर। और डिविडेंड कितना मिलेगा? 20%। तो कंपनी ने 40 रुपया ही मंगवाया, और जितना मंगाया उतने पे डिविडेंड बांट लिए। कितना बना? 8 रुपया। तो कंपनी ने कितना खर्चा किया? 8 रुपया। ठीक, अब आप कंपेयर कर लो। जब आप इकट्ठे पैसा मंगाते हो तो खर्चा कंपनी का ज्यादा, जब पैसा किस्तों में मंगाते हो तो खर्चा कंपनी का ज्यादा। तो क्या अब बच्चे बताओ किसमें फायदा है? बोलो किसमें फायदा है कंपनी को? हाँ, पैसा इकट्ठे मंगाने में फायदा या किस्त मंगाने में फायदा? अगर आप इकट्ठे मंगाओगे तो आपको पूरे पैसों पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप किस्तों में मंगाओगे तो मात्र आपको उतने पैसों पर ही डिविडेंड देना पड़ेगा जितना आपने पाया है। यानी ज्यादा बेहतर क्या है? ज्यादा बेहतर यही है कि पैसे को किस्तों में मंगाया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, क्या आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, कोई प्रश्न बन रहा है? यहाँ से बताओ, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपका? कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? हाँ, कि पैसा इकट्ठे भी मंगा सकते हैं, पैसा किस्तों में भी मंगा सकते हैं। बरखा क्या कहती हैं? सर, अगर कंपनी कॉल्स और बाद में मंगाएगी तब उस पर डिविडेंड बाद में दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब मान लो कि अगले साल पूरा 100 रुपये मंगा लिया तो पूरा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो आप उतने पर ही दोगे ना जितना अभी आपने यूज किया है। सिंपल, जितना यूज करोगे जितना पाओगे उतने पर देना पड़ेगा। बट कम तो हुआ ना। अच्छा, तो भाई अभी मान लो कि आप 100 रुपए में 60 रुपया मंगवाए तो फिर तो आपको 60 रुपए पर ही तो डिविडेंड देना पड़ेगा। जब आप पूरा 100 मंगा लोगे तब, लेकिन फिर भी फायदे में तो रहे ना कि आपने उतना ही मंगाया जितना आपको आवश्यकता थी, तो आपको डिविडेंड कम देना पड़ा। तो कंपनी पैसा इकट्ठे भी मंगा सकती है, कंपनी पैसा किस्तों में भी मंगा सकती है। ठीक, अच्छा किस्त गिनते हैं, किस्त गिनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन पर दे देना, अलॉटमेंट पर दे देना, कॉल्स कॉल्स 3 कॉल्स, 3। पहली कॉल पर दे देना, दूसरी कॉल पर दे देना, और तीसरी कॉल पर दे देना। तो बच्चों आपने क्या देखा कि एक कंपनी कितनी बार में पैसा मंगवा सकती है? 5 टाइम्स। एक कंपनी 5 बार में पैसा मंगवा सकती है। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चों से, क्या कोई कंपनी 6 किस्तों में पैसा मंगा सकती है? बताओ बच्चों, क्या कोई कंपनी 6 किस्तों में पैसा मंगा सकती है? तो जवाब आ रहा है नो, बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम, हद से हद कितनी किस्तें? हद से हद 5 किस्तें होंगी, 6, 7, 8 किस्तें नहीं होंगी। एप्लीकेशन पहला, अलॉटमेंट दूसरा, फर्स्ट कॉल तीसरा, सेकंड कॉल चौथा, फाइनल कॉल पांचवा। कोई भी कंपनी छठवीं कॉल नहीं मंगा सकती, मैक्सिमम पैसे 5 किस्तों में मंगाने पड़ेंगे। अगला सवाल, क्या कंपनी 5 के बजाय 4 ही किस्त में पैसा मंगा सकती है? क्या कंपनी 4 किस्त में पैसा मंगा सकती है? नहीं भाई, 5 बार में नहीं मंगाना, 4 में मंगाएंगे। बच्चे कह रहे हैं यस सर मंगा सकती है, बिल्कुल सही। 5 में मंगा लो, 4 में मंगा लो। अच्छा एक बात सुनना, आपके सिलेबस में कभी भी 5 किस्तें नहीं होंगी। आपके सिलेबस में बस 4 किस्तें होंगी न्यूमेरिकल लगाते समय। क्लियर? कि भले असली दुनिया में 5 किस्तें अलाउ की गई थी, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? वहां सिर्फ 4 किस्तें ही अलाउ हैं। अच्छा अगला सवाल, क्या कंपनी सिर्फ 3 किस्तों में पैसा मंगा सकती है? बोलो बच्चों। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर। हाँ बिल्कुल, कंपनी 3 किस्त में पैसा मंगा सकती है। क्या कंपनी 2 किस्त में पैसा मंगा सकती है बच्चों? बोलो, सिर्फ 2 किस्त में। हम्म?
कुछ कहते हैं यस, कुछ कहते हैं नो। जवाब है यस, जवाब है यस। कंपनी 2 किस्त में भी पैसा मंगा सकती है। ठीक, 5 में मंगा लो, 4 में मंगा लो, 3 में मंगा लो, 2 में मंगा लो। अगला सवाल, क्या कंपनी एक किस्त में पैसा मंगा सकती है? नो, कह रहे नो। अरे एक बात बताओ, क्या कंपनी एक किस्त में पैसा मंगा सकती है? अरे एक किस्त का मतलब वो इकट्ठे मंगा रहे हो। बोलो, एक किस्त का क्या मतलब हुआ? इकट्ठे मंगा रहे हो। तो फिर वो किस्त कहाँ कहलाई भाई? फिर तो ये कह रहा है ना, अगर एक बार में पैसा मंगाओगे तो वो टोटल कहलाया। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? एक किस्त का क्या मतलब होता है? एक, उसका मतलब हो गया इकट्ठे मंगा रहे हो। तो हाँ बिल्कुल, इकट्ठा मतलब एक बार में मंगा सकते हैं। और किस्तों में 2 लगा लो किस्त, 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो। तो मैक्सिमम 5 किस्तें मंगाई जा सकती है। ठीक, अच्छा, और हर कॉल्स के बीच कम से कम शेयर होल्डर को 1 महीने का समय देना चाहिए। तो हर कॉल्स के बीच शेयर होल्डर को कम से कम 1 माह का 30 डेज का समय देना चाहिए। ये नहीं कि एक मंगाया 20 दिन में दूसरा मंगा लिया, नहीं नहीं, आपको कम से कम 30 डेज, ये ज्यादा भी टाइम दे सकते हो। आपको शेयर होल्डर को एक कॉल से दूसरे कॉल्स के बीच कम से कम 30 दिन का समय देना चाहिए। आप 25 दिन 20 दिन अगली किस्त नहीं लगा सकते। ठीक है, और एक और बात कि आपको ये कॉल्स 12 महीने के अंदर मंगानी होगी, उससे ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते। तो कंपनी को ये कॉल्स कितने दिन में मंगानी है? 12 महीने। हो सकता है कल हमने शायद ही ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल किया हो, विद इन 12 मंथ्स। बताओ बच्चों, शायद उस चार्ट में हमने ऐसा कुछ बोला हो, विद इन 12 मंथ्स, कि कंपनी अपने कॉल्स के बचे हुए पैसे कितने दिन में मंगाने पड़ते हैं? विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में मंगाने पड़ते हैं। चलो बच्चों ने बात समझ ली होगी। तो आपने समझ लिया होगा। जरा और समझ लेते हैं कुछ बातें, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने शेयर बेचा, सारे पैसे इकट्ठे मंगाए एक बार में, हुआ क्या होगा? वो आप जानते हो क्या हुआ होगा। कंपनी, बाजार में प्रोस्पेक्टस आया होगा, कंपनी चिल्ला रही होगी हमारे शेयर बिकाऊ हैं, ले लो, ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारी मजबूती है, हमारे शेयर बिकाऊ हैं, ले लो। पब्लिक ने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस, पब्लिक में जिसको पसंद आया होगा, तो पब्लिक ने एक फॉर्म भरा होगा जिसको लोग कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। पब्लिक ने बैंक जाकर डिमांड ड्राफ्ट लगाया होगा, पैसे लगाए होंगे। तो पब्लिक ने फॉर्म भरा, डिमांड ड्राफ्ट लगाया, कंपनी को सारे पैसे इकट्ठे भेज दिए। तो ये होता है पैसे एक बार में मंगवाया। अच्छा, पैसा किस्तों में मंगाया, कंपनी बाजार में प्रोस्पेक्टस लाई होगी, हमारे शेयर ले लो, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो क्या किए होंगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे, डिमांड ड्राफ्ट लगाए होंगे, भेज दिए होंगे। कंपनी बोलेगी मुझे एप्लीकेशन का पैसा मिला। कुछ दिन बाद कंपनी इन लोगों को एक नोटिस भेजेगी, भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, हम तुम्हें अलॉट करना चाहते हैं, मालिक बनाना चाहते हैं। अब उन लोगों को नोटिस मिला, भैया अलॉटमेंट का पैसा भेज दो। ये लोग फिर से क्या करेंगे? बैंक जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, अलॉटमेंट मनी भेज देंगे। कुछ दिन बाद फिर से नोटिस आएगा, भैया कॉल्स मनी भेज दो। ये लोग फिर जाएंगे बैंक, वहां जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, कॉल्स मनी भेज देंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। चलो बच्चों, इस पेज पर कोई सवाल है तो पूछो, वरना हम शीट को चेंज करना चाहते हैं। बताओ बच्चों, क्या कहते हो, क्या सवाल है आपके? बच्चे कहते हैं सर अब तो सब ऑनलाइन होता है ना। बच्चों याद है ना, किताबी दुनिया पढ़ा रहे हैं, बुक्स। हाँ, आपके एग्जाम में क्या आना है? किताबी बातें। तो किताबी बातें पढ़ा रहे हैं। असली दुनिया में सब स्वर्गवास हो गया है, असली दुनिया में सब होता ही नहीं, लेकिन किताब में यही सब हो रहा है। तो किताबी दुनिया पढ़ा रहे हैं, असली में सब कुछ नहीं होता। हाँ बच्चों, कोई क्वेश्चन है आपका? बताओ, कोई क्रॉस क्वेश्चन है? बताओ, अदरवाइज चलते हैं आगे। कुछ कहते हो तो जरा सा कुछ बेसिक्स और बता दें। हमारा जो है अब मामला खत्म पर है लगभग, ज्यादा कुछ यहाँ बचा नहीं है। हाँ भाई बच्चे क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। पक्की बात है कि आपने एक पेपर पढ़ा होगा कंपनी लॉ का, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ये आपने पढ़ रखा है। तो बहुत ही डिटेल में आपने ये सब पढ़ रखा होगा, हमें तो बस थोड़ा सा बताना है, हमें तो थोड़ा सा बताना है। तो कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट कागजात होते हैं। तो कंपनी के 3 महत्वपूर्ण कागजात होते हैं,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सेक्शन बता रहे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऐसा करके। तो बच्चों कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और देखें कि कंपनी के 3 महत्वपूर्ण कागजात होते हैं। तो किस कागजात का क्या रोल है, चलो बच्चों से पूछते हैं। इन तीनों में वो डॉक्यूमेंट्स बताओ, इन तीनों में से वो डॉक्यूमेंट्स का नाम बताओ जहां कंपनी अपनी खूबियां बता रही है। ये हमारी खूबियां हैं, ये हमारी मजबूती है, ये हमारे फीचर्स हैं, इन्हें देखो, हमसे जुड़ो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारी सिक्योरिटी खरीदो। कौन सा डॉक्यूमेंट है बच्चों? कंपनी क्या बता रही है? ये हमारी खूबियां हैं, ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारे फीचर्स हैं, आओ हमसे जुड़ो, हमारी सिक्योरिटीज खरीदो, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे कहते हैं प्रोस्पेक्टस, वो बिल्कुल सही कहते हैं। प्रोस्पेक्टस के जरिए प्रचार किया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, पब्लिक को ऑफर किया जाता है, आइए हमसे जुड़िए, हमारी सिक्योरिटीज खरीदिए, हमारे फीचर्स हैं। आप लोगों ने भी स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन जब लिया होगा तो स्कूल कॉलेज भी अपना क्या देता है? प्रोस्पेक्टस। हर किसी संस्था का, छोटी से बड़ी हर संस्था का क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में क्या बताई जाती हैं? खूबियां, आइए हमसे जुड़िए, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस आप जान गए, कंपनी इसके जरिए पब्लिक को ऑफर करती है। अच्छा, तो अब बचा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप बताओ बच्चों, किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियम कानून होते होंगे? बोलो बच्चों, किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या होते होंगे? नियम कानून होते होंगे। हाँ, हमारा देश है, देश भारत, हमारे देश इंडिया को भी चलाने के लिए क्या है? कानून है ना। हमारा संविधान, हमारा वो 100-150 पेज का संविधान, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखे कानूनों से देश चलता है। उसी तरह किसी संस्था को भी चलाने के लिए क्या होते होंगे? नियम कानून होते होंगे। संस्था कुछ नियम कानून बनाई होगी। जैसे आप बताओ, हम भी टॉपर्स कोचिंग चला रहे हैं, तो मेरे भी तो कुछ नियम कानून है, फीस का मामला है, टीचर्स का मामला है, जो भी चीजें हैं। तो हर संस्था अपना खुद का नियम कानून बनाती है, ठीक। अब सुनना बच्चों, जो नियम होते हैं, नियम रूल्स, तो जो नियम होते हैं वो होते हैं छोटे और वो होते हैं बड़े, ठीक। तो रूल्स कितने होते हैं? रूल्स 2 तरह के होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े नियम 6, बड़े नियम 6, छोटे नियम हजारों, सैकड़ों, पता नहीं कितने। तो छोटे नियम, बड़े नियम, बड़े नियम हजारों, छोटे नियम सैकड़ों। तो बच्चों, कंपनी के बड़े बड़े नियम, कंपनी के बड़े बड़े नियम कहाँ लिखे हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी के ढेर सारे हजारों छोटे छोटे नियम कहाँ लिखे हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कंपनी के बड़े बड़े रूल्स कहाँ लिख रखे हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो केवल 6 हैं, जिन्हें क्लॉज के नाम से जाना जाता है, वाक्यांश। और छोटे छोटे हजारों नियम वो कहाँ लिखे गए हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए हैं। बच्चों बताओ, हल्का फुल्का ओवरव्यू समझ में आ गया आपको? बात समझ में आ गई कि बड़े बड़े नियम जो 6 होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हैं, छोटे छोटे डेली वर्किंग के रोजमर्रा काम के हजारों नियम आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। और पब्लिक को अट्रैक्ट किसके जरिए किया जा रहा है? जी, प्रोस्पेक्टस के जरिए किया जा रहा है। और जरा देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम एक बार बच्चों से फिर से क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। बताओ बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में छोटे नियम के बड़े नियम, बोलो क्या कहते हो? मेमोरेंडम में कैसे रूल्स हैं, छोटे की बड़े? और बच्चे कह रहे हैं सर बड़े वाले नियम है बड़े, और बड़े नियम की संख्या 6 है। और देखते हैं मेमोरेंडम, बड़े बड़े रूल्स। ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर ये क्या है? तो चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, ऐसे बोलते हैं। पत्र माने कागज, अधिकार मतलब राइट्स, यानी आप कह सकते हो कि एक ऐसा कागज जहां कंपनी के क्या लिखे हैं? राइट्स लिखे हैं।
तो कंपनी का चार्टर होता है ये, क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ कंपनी के राइट्स लिखे होते हैं, यहाँ कंपनी को लिमिट बताई जाती है कि तुम्हारे जो अधिकार हैं बस इतने हैं, इससे आगे मत जाना, तुम्हारे जो अधिकार है बस इतने हैं, इससे ज्यादा मत जाना। कंपनी की आउटर लिमिट तय की जाती है कि तुम्हारे अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, कंपनी क्या क्या कर सकती है, ये सारी बातें बताई जाती है मेमोरेंडम में कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। ये जो मेमोरेंडम है ना, ये कंपनी को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। तो ये जो मेमोरेंडम है, जहाँ रूल्स लिखे हैं, ये कंपनी और बाहरी दुनिया को आपस में जोड़ता है, संबंध बनाता है, स्थापित करता है। ये मेमोरेंडम, अभी आपने देखा कि कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम डॉक्यूमेंट किसको माना गया है, मेमोरेंडम को माना गया कि कंपनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चों आप बताओ, यहाँ क्लॉज की स्पेलिंग गलत है ना, जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्लॉज की स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, CLAUSE। ठीक है, इसको हम जरा करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट मतलब फोटो ले लेते हैं, बाद में सही कर लेंगे। यहाँ पर क्लॉज की स्पेलिंग सही नहीं जा रही है। हाँ तो बच्चों क्या बात हो रही थी, बात हो रही थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया गया। ये कंपनी का चार्टर है, चार्टर बोले तो अधिकार पत्र, मतलब यहाँ कंपनी के राइट्स लिखे हैं, कंपनी की सीमाएं बताई गई हैं कि आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, ये आपके लिमिट के बाहर है। कंपनी क्या क्या कर सकती है बताया जाता है इस पेपर में। कंपनी और बाहरी दुनिया के बीच, कंपनी और बाहरी दुनिया को कौन जोड़ता है, कौन संबंध स्थापित करता है, मेमोरेंडम। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तीनों में कौन है, यही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का। और यहाँ 6 क्लॉजेज हैं, 6 वाक्यांश, आसान शब्दों में 6 बड़े बड़े नियम हैं, 6 बड़े बड़े नियम। नेम क्लॉज में कैसे नियम है, कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। निधि कह रही है वॉइस स्लो आ रही है, निधि हम थोड़ा स्लो बोल भी रहे हैं। निधि क्या आपने ईयरफोन लगा रखा है, क्या आपने ईयरफोन लगा रखा है, क्योंकि क्लास में आपको मोबाइल से आप लोग यूज करते हो तो ईयरफोन लगा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मोबाइल में बहुत तगड़ी आवाज होती है, कुछ की स्लो होती है, तो ईयरफोन यूज किया करिए, ठीक है। हाँ बच्चों, नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नाम डिसाइड किया जाएगा, कि हमारी कंपनी का कोई नाम होगा ना, तो नाम डिसाइड किया जाएगा। तो नाम से रिलेटेड नियम कहाँ डिसाइड हो रहे हैं, नेम क्लॉज में, कंपनी का नाम क्या होगा। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ये डिसाइड किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो देखो, एक कंपनी जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो आप सोचो कितनी बड़ी कंपनी है, तो क्या इसका सिर्फ एक ऑफिस होगा, एक, या पूरे भारत में इनके 50 सैकड़ों ऑफिस होंगे। बोलो बच्चों कि हर स्टेट में, हर सिटी में ढेर सारे ऑफिस होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी के कई सारे ऑफिस होते हैं, कई सारे ऑफिस, मगर कंपनी को उसमें से एक ऑफिस को क्या बनाना पड़ता है, हेड ऑफिस। शायद आप लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग में ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि कंपनी को अपने ढेर सारे ऑफिस में से एक ऑफिस को क्या बनाना पड़ता है, हेड ऑफिस। और हम आप जिसे हेड ऑफिस कहते हैं, उसे हमारा कंपनीज एक्ट क्या बुलाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस बुलाता है। तो कंपनी को सारे ऑफिसेज में एक को क्या घोषित करना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और यहीं पर सारे मेन डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, यहीं पर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस रखे होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स। यहीं पर ओनर बैठता है। अब मुकेश अंबानी को बैठना होगा तो भारत के सैकड़ों ऑफिसेस पर थोड़ी ना घूमेंगे, वो तो आकर रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में बैठेंगे अपने। तो ये मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है, यहाँ सारे मेन डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, ओनर यहीं पर बैठता है। सीईओ वगैरह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, जितने बॉस टाइप के मैनेजमेंट लेवल के लोग यही बैठते हैं। तो यहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तय किया जाता है इस क्लॉज में, उसके संबंध में नियम है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, यहाँ कंपनी का ऑब्जेक्ट तय किया जाता है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का मेन काम क्या होगा, कंपनी का अदर काम क्या होगा। तो कंपनी का उद्देश्य तय होता है, कंपनी किस लिए बनी है, कंपनी का मेन वर्क क्या होगा, साइड वर्क क्या होगा, अदर वर्क क्या होगा। कंपनी की कैपिटल डिसाइड की जाती है, कैपिटल, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपनी की कैपिटल डिसाइड की जाती है, कितने शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर वगैरह, वो सब यहाँ डिसाइड किया जाता है।
लायबिलिटी क्लॉज, यहाँ डिसाइड की जाती है मेंबर्स की लायबिलिटी, किस किस मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, किस किस मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। एसोसिएशन क्लॉज, यहाँ तय किया जाता है जब कंपनी बन रही थी तो बनते समय कौन कौन लोग इससे जुड़े थे, जितने भी सब्सक्राइबर थे सबका सिग्नेचर था, सबका नाम पता। तो यहाँ कंपनी जब बन रही थी उस समय कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, वो सब बातें यहाँ तय की जाती हैं एसोसिएशन क्लॉज में। तो मैंने आपको हल्का फुल्का फटाफट फटाफट बता दिया, क्योंकि हम कंपनी लॉ तो पढ़ा नहीं रहे, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चलो जल्दी से एक बार फिर से, यहाँ कंपनी का नाम डिसाइड किया जाएगा, यहाँ कंपनी का मेन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड किया जाएगा, जैसे आप हेड ऑफिस कहते हो। यहाँ कंपनी का काम डिसाइड किया जाएगा, कंपनी करेगी क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या क्या करेगी। और किसी भी संस्था का एक मेन काम होता है, एक अदर काम होता है। आप मेरी बात करो, मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरी कोचिंग क्लासेस है, तो मेरा मेन काम है। लेकिन मेरे कुछ और भी काम है, कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर होना, बैंक में इंटरेस्ट मिलना, प्रॉपर्टी का रेंट मिलना, शेयर से डिविडेंड मिलना, तो बहुत सारी इनकम है। लेकिन मेरी मेन इनकम क्या है, मेरी कोचिंग की कमाई है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। अदर ऑब्जेक्ट भी है, तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेन काम क्या होगा, अदर काम क्या होगा, कंपनी के शेयर कैपिटल क्या होगी, इक्विटी प्रेफरेंस, वो सब बातें, किस किस मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है या किसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो सब यहाँ डिसाइड किया जाएगा। और जब कंपनी बन रही थी तो कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे, किन किन लोगों ने कंपनी पहली बार बनाई थी, वो सब बातें यहाँ डिसाइड होंगी। सब्सक्राइबर वगैरह का सिग्नेचर वगैरह वो सब यहाँ डिसाइड होगा। तो बच्चों हल्का फुल्का क्लियर है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? बताइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर है आपको? हाँ, बच्चों ने कह दिया हाँ, हमने बहुत हल्का फुल्का सा पढ़ाया, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कितना पढ़ा दें आपको, अदरवाइज तो आपके टीचर ने कभी आपको पढ़ाया होगा कॉर्पोरेट वहाँ कंपनी लॉ में। चलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बच्चों जल्दी से बताओ, यहाँ जो रूल्स हैं वो छोटे रूल्स हैं कि बड़े रूल्स हैं? हाँ, कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में छोटे रूल्स हैं कि बड़े रूल्स हैं? तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ छोटे छोटे रूल्स हैं। हाँ बच्चों, कंपनी को रोज काम करना होता है, रोज काम करना होता है, तो हर काम का नियम यहाँ लिखा गया है। तो डेली वर्किंग के सारे नियम यहाँ लिखे हैं, तो हजारों नियम, डेली रूटीन के हजारों नियम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी और कंपनी का उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आर्टिकल्स का काम है कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का मेंबर्स के बीच रिलेशन बनाना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन था जी? वो तो मेमोरेंडम था। तो मेमोरेंडम के बाद कौन इंपॉर्टेंट है? बस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स है। तो आप दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो। यहाँ बहुत ज्यादा रूल्स हैं छोटे साइज के, तो यहाँ बहुत ज्यादा रूल्स हैं छोटे साइज के। इन रूल्स की मदद से इन रूल्स की मदद से कंपनी अपनी डेली वर्किंग करती है। ये रूल्स बताते हैं काम कैसे होगा, रोजमर्रा के काम कैसे होंगे। ठीक, तो छोटे छोटे हजारों नियम जो बताते हैं कि काम कैसे होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाना तो जरूरी है, लेकिन किसी अधिकारी के सामने दिखाना जरूरी नहीं है। तो मेमोरेंडम बनाना, सॉरी, आर्टिकल्स बनाना जरूरी है, लेकिन किसी को शो ऑफ करना, दिखाना जरूरी नहीं है। अपने लिए बनाओ, नियम बनाओ, हाँ, किसी अधिकारी को दिखाने की जरूरत नहीं, बनाओ जरूर लेकिन भले ना दिखाओ। तो छोटे छोटे हजारों नियम, हाँ, जैसे जैसे सुन लो, जैसे हमारी कंपनी की मीटिंग कहाँ पर होगी, किस स्टेट में होगी, किस शहर में होगी, कहाँ पर होगी, तो हमारी कंपनी की मीटिंग कहाँ पर होगी। हमारे डायरेक्टर्स का नियुक्ति कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा, हमारे शेयर होल्डर या मेंबर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य होंगे, उनका क्या कर्तव्य है, हमारे कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप्स होंगे, हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट किस किस बैंक में खोला जाएगा, हमारा ऑफिस का टाइमिंग क्या होगा, क्या हम 10 से 6 काम करेंगे या हम 9 से 5 काम करेंगे, हमारा कंपनी का ऑफिस टाइमिंग क्या होगा, हम शेयर को सिर्फ एट पार बेचेंगे या एट प्रीमियम भी बेच सकते हैं, और बहुत सारे नियम, बहुत सारे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर सब्सक्राइबर के साइन होना चाहिए। सब्सक्राइबर माने वो लोग जो कंपनी बन रही थी, जो लोग उससे जुड़े थे, जिन लोगों ने पैसा मिलाया था, उन लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए।
तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर सब्सक्राइबर का साइन होना चाहिए। ये वो लोग हैं जब कंपनी बन रही थी, इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने फंड्स दिए थे। आर्टिकल्स पर कम से कम एक गवाह का साइन होना जरूरी है, एक गवाह का। और अगर कोई नियम, एक नियम है, एक नियम है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मान लो मेमोरेंडम कहता है वहां जाओ, आर्टिकल्स उसी बारे में कहता है वहां मत जाओ। अब आप कंफ्यूज, अरे मेमोरेंडम कहता है कि वहां जाओ, बस एग्जांपल दे रहे हैं, वहां जाओ, आर्टिकल्स कहता है वहां मत जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि याद नहीं रहता कि आपने अगेंस्ट नियम कर दिए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही एक ही घटना के बारे में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अलग बातें बोल रहे हैं। अब मेमोरेंडम कह रहा है जाओ भैया, आर्टिकल्स कह रहा है मत जाओ, हम कहाँ जाएं? आप तब मेमोरेंडम की बात मानोगे, तब आप क्या करोगे? तब आप मेमोरेंडम की बात मानोगे। तो अगर कोई ऐसा होता है कि विरोधाभासी नियम आ गए, वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, तो आप किसकी बात मानोगे? तब आप मेमोरेंडम की बात मानोगे। क्योंकि बड़े रूल्स कहाँ है? मेमोरेंडम में है। तो जल्दी बोलो कि आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल्स के बारे में समझ में आ गया? बताओ। छोटे छोटे डेली वर्किंग के हजारों नियम, बोलिए आर्टिकल्स के बारे में क्लियर है बच्चों आपको? बच्चे कह रहे हैं जी सर, आर्टिकल्स के बारे में बात समझ में आ गई। बड़े बड़े नियम मेमोरेंडम में, छोटे छोटे नियम आर्टिकल्स में। 6 नियम मेमोरेंडम में, हजारों नियम आर्टिकल्स में। आइए बच्चों आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टस, विवरण। प्रोस्पेक्टस एक कागज है, इस कागज के जरिए कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है। तो प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी पब्लिक को प्रस्ताव रखती है, ऑफर करती है, आइए हमसे जुड़िए, हमारे सिक्योरिटीज खरीदिए। अगर आप प्राइवेट ऑफर रख रहे हो, प्राइवेट ऑफर माने अपने दोस्त से, भैया शेयर लोगे? दोस्त के दोस्त से तुम शेयर लोगे? अगर आप प्राइवेट ऑफर रख रहे हो तो प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप पब्लिक को ऑफर देना चाहते हो, पब्लिक को, अब आप चौराहे पर खड़े हो तो क्या है? पब्लिक है। आप टीवी पर कुछ कहोगे तो पब्लिक है। आप रेडियो पर, न्यूज़पेपर पर कुछ कहोगे तो पब्लिक है। अगर आप पब्लिक को ऑफर करना चाहते हो फिर तो भैया प्रोस्पेक्टस जरूरी है। तो पर्सनल कांटेक्ट के लोगों को ऑफर करना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पब्लिक को ऑफर करना चाहते हो चौराहे पर जाकर, टीवी, रेडियो, इंटरनेट के जरिए, फिर तो भाई प्रोस्पेक्टस जरूरी है। प्रोस्पेक्टस जैसे शादी का कार्ड होता है, इनविटेशन कार्ड, तो प्रोस्पेक्टस भी इनविटेशन कार्ड है जो पब्लिक को दिया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस इनविटेशन कार्ड है जो पब्लिक को दिया जाता है। आपने क्या इनविटेशन दिया है? साहब हमारे शेयर ले लो ना, हमारे इक्विटी शेयर बिकाऊ हैं, प्रेफरेंस शेयर बिकाऊ हैं, ले लो, हमारे डिवेंचर्स बिकाऊ हैं, ले लो, हमारे कहा है बैंक में पैसा रख रहे हो, हमारे यहाँ रखो ना, बैंक वाले 4-6% देंगे, हम आपको 9 से 12% देंगे, तो क्यों बैंक में पैसा रख रहे हो? हमारे यहाँ जमा करो, तो हमारे शेयर ले लो, पैसा दे दो, हमारे डिवेंचर्स ले लो, पैसा दे दो, हमारे आप पैसा जमा करवा दो, क्यों बैंक में रख रहे हो? हमारे यहाँ जमा करा दो, ज्यादा इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, प्रोस्पेक्टस कुछ और भी बातें बता रहा है क्या? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस कंपनी का नाम बता रहा है, कंपनी का पता बता रहा है। प्रोस्पेक्टस डायरेक्टर्स का नाम बता रहा है, डायरेक्टर्स का पता बता रहा है, बदमाशी करे जाकर पकड़ लो, पीट दो जाकर। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बता रहा है। तो प्रोस्पेक्टस इन सब का नाम बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। धोखाधड़ी करें, घर जाकर धरना प्रदर्शन दे दो। हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी क्या काम करेगी, क्या वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगाएगी, या वो टेक्सटाइल का बिजनेस करेगी, या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, इंटरपोर्ट करेगी, क्या करेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या हम अपने लोन चुका पाने में समय से सक्षम हैं कि नहीं, हम जो बिजनेस करना चाहते हैं हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें कितने धन की, कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दें बच्चों। आप लोग कभी ना कभी किसी स्कूल
या कॉलेज से जुड़े हो तो स्कूल या कॉलेज का भी आपको क्या दिखा होगा, प्रोस्पेक्टस। हाँ या ना बताओ कि आप जिस भी स्कूल में थे या कॉलेज में हो, क्या आपको वहां का प्रोस्पेक्टस मिला कि नहीं, बताओ। बच्चे कह रहे हैं जी सर, हाँ। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो आप तो खैर पढ़े हो, हम तो पढ़ा भी चुके हैं, स्कूल में भी पढ़ा चुके हैं 11th 12th, कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। बच्चे स्कूल की बात करते हैं कि हम एक बार एक स्कूल में पढ़ाते थे, और वहां का हमने क्या देखा, प्रोस्पेक्टस। मतलब वहां जब पढ़ाने से पहले एक बच्चा एडमिशन लिया था, मैं प्रोस्पेक्टस देखा। तो उस स्कूल में हमने ज्वाइन नहीं किया था, हमने प्रोस्पेक्टस देखा, ठीक। अब प्रोस्पेक्टस देखा और बड़ा शानदार स्कूल है भाई, और फिर वहां पर हम पढ़ाने भी लगे। प्रोस्पेक्टस में बड़ा शानदार दिखा था। अच्छा, वहां पर वास्तव में पहुंचे, प्रोस्पेक्टस में क्या देखा था, गेट से एंट्री मारो, एकदम हरियाली, एकदम घास ही घास, ठीक ऐसा दिखा था कि एकदम हरियाली, घास ही घास, पेड़ ही पेड़, ऐसा प्रोस्पेक्टस में दिखा था। और जब अंदर घुसे, देखा कंक्रीट का मैदान, एकदम चट्टान, कंक्रीट का मैदान। तो ये क्या भैया, इसमें तो घास वास कहाँ गई, खैर पहले ये देखा। अच्छा, दूसरा देखा, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, ठीक है, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, प्रोस्पेक्टस में देखा था। तो गए, देखा स्विमिंग पूल था, मगर उसमें साल भर में 1 महीना पानी रहता था, शायद 15 दिन, ठीक। तो 15 दिन पानी रहता रहा होगा साल भर में, तो प्रोस्पेक्टस में तो था कि पानी रहता है, लेकिन जो है 15 दिन पानी रहता था पूरे साल में, कि कमाल में 1.5 2 साल पढ़ाया। और क्या बोले, बच्चा नहा रहा था, वो जो 15 दिन पानी था तो सारे बच्चे घुस गए नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, बरखा स्कूल का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो पूरे हम 365 दिन में 15 दिन पानी देखा हमने, ठीक, स्विमिंग पूल में, बाकी पानी नहीं देखा। तो हम वहीं खड़े हो गए, हम पानी देखा, सारे बच्चे पूरे स्कूल के पागल हो गए थे कि पानी भरा है, टूट पड़ो। सब टूट पड़े पानी के अंदर। फिर हमने देखा कि पानी पानी सफेद से पीला होने लगा, क्योंकि सारे बच्चे सुसु कर रहे थे अंदर तो क्या बोले बच्चों, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वहां प्रोस्पेक्टस में हरियाली थी, अंदर घुसे पूरा जमीन चट्टान दिखाई पड़ी हमको। स्विमिंग पूल दिखा रहे थे एकदम शानदार, कहीं टूटा फूटा भी था, गंदगी भी थी, बच्चे सुसु भी कर रहे थे अंदर, और साल भर में 15 दिन पानी भरे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए टॉयज हैं, खिलौने हैं, ऐसा लिखा था प्रोस्पेक्टस में। वहां हम गए, चाचा नेहरू के जन्मदिन वाले दिन, 14 नवंबर बच्चों, चाचा नेहरू के जन्मदिन वाले दिन उस दिन निकला भैया खिलौना, और उसके बाद झाड़ पोछ के फिर रख दिया गया, फिर अगले साल निकलेगा। क्या बोले, तो हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के लिए जिम है। अच्छा भाई, जिम है, जिम में गए, टूटी फूटी मशीन, 1 2 डंबल, बच्चे साइकिल, एक साइकिल उसी में सब लगे पड़े थे। क्या तो यार अब क्या है भाई, ये है क्या, इतना धोखा, इतना धोखा। बच्चे समझ भी गए होंगे शायद हम कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते। तो आप बताओ बच्चों, ये गलत बात है कि नहीं, कि आप लोगों को जो है अपना प्रोस्पेक्टस दिखा के मूर्ख बना रहे हो, अंदर आपको कुछ है ही नहीं। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं, कि आप यार पूरा दुनिया को मूर्ख बनाए पड़े हो। और अभी हम तो 3 4 बात बताएं, हम क्या क्या बताएं आपको, बहुत कुछ कमियां थी, बहुत कुछ फ्रॉड था, चीटिंग थी साफ साफ। खैर बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि आ, हम बरखा नाम नहीं लेंगे स्कूल का, ठीक है। अब हम जहां कभी कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो वैसे। तो ध्यान देना बच्चों, हम क्या कह रहे थे कि ये गलत बात है। तो बच्चों, ये संस्थाएं तो ऐसा कर लेती हैं, कंपनी ऐसा नहीं कर पाती। ये संस्थाएं तो ऐसा कर लेंगी, कंपनी ऐसा नहीं कर पाएंगी, कंपनी ऐसा नहीं कर पाएंगी, ठीक। ध्यान देना बच्चों, अगर कंपनी, आप सभी जानते हो कि ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस में छापना अपने का काम किसका होता है, डायरेक्टर्स का होता है, डायरेक्टर्स का। अगर डायरेक्टर्स ने गलत छापा, अगर आपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को गलत सूचना दी है, गलत सूचना, उल्लू बनाया है, और आपने प्रोस्पेक्टस में गलत छापा, तो बच्चों डायरेक्टर्स को लग जाएगी पेनाल्टी, जुर्म, हाँ पेनाल्टी लग जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। तो डायरेक्टर्स, ऐसा ये लोग कर सकते हैं, छोटी मोटी संस्था चला रहे हैं, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने पब्लिक को गुमराह किया, कोई भी बात गलत मिली, तो बच्चों डायरेक्टर्स को मिल जाएगी सजा, या तो उन्हें अर्थदंड लगेगा, जुर्माना, पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक, जुर्माना, अर्थदंड, या तो उन्हें आप 1,000 पर डे भरना पड़ेगा, 1,000 पर डे,
बच्चों कितने दिन तक भरना पड़ेगा? अगर डायरेक्टर्स प्रॉस्पेक्टस में गलत छापते हैं तो उन्हें 1000 पर डे भरना पड़ेगा। कितने दिन तक भरना पड़ेगा? जिस दिन तुमने प्रॉस्पेक्टस में छपवाया था, जिस दिन प्रॉस्पेक्टस में तुमने छपवाया था, जिस दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, समझ रहे हो बच्चों? जिस दिन तुमने प्रॉस्पेक्टस में गलत सूचना दी थी से लेकर जिस दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, कितने दिन? मैंने प्रॉस्पेक्टस में छपवाया था 1 अप्रैल 2011 को, और मेरी चोरी पकड़ी गई 31 मार्च 2013 को। अच्छा, यानी तुम्हारा लगभग 365 गुना 730, लगभग 730 दिन तुम गड़बड़ किए हो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुमने जो है 2 साल लगभग छपवाया से पकड़े गए, 2 साल तक ये मामला चला तब पकड़े गए। तो पर डे लगभग 730 दिन होते हैं 2 साल में। तो पर डे का निकालो 1000 रुपए के हिसाब से 7,30,000। तो बच्चे समझिए आप कि आपको पर डे 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर गलत छापा तो। या या अगर डायरेक्टर बोले साहब पैसा नहीं है, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, फकीर हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, तो जज साहब बोलेंगे कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो तुम्हें जेल भेज दे रहे हैं, कम से कम 6 महीने की जेल, अधिक से अधिक 10 साल की जेल। तो कहाँ? तिहाड़ जेल भेज दें, चले जाओ तिहाड़ जेल, रहो वहां पर चक्की पीसो। तो ये क्या बरखा पूछते हैं सर, क्या डायरेक्टर तब भी डायरेक्टर की पोस्ट पर रहेगा? अरे उसको बर्खास्त कर देंगे वहां से, सीधी सी बात है कि जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वोटिंग करेंगे, हटवा देंगे, वो तो शेयर होल्डर्स पे डिपेंड है। या डायरेक्टर्स भी कह सकते हो, गवर्नमेंट भी कह सकती है हटाओ भाई इसको गद्दी से। हाँ बच्चों, तो या तो तुम जुर्माना भरो, और अगर जुर्माना भर पाने में सक्षम नहीं हो तो, भाई तुम अगर जुर्माना भर पाने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें हो जाएगी 6 महीने से लेकर 10 साल की कैद, मतलब कम से कम 6 महीना, अधिक से अधिक 10 साल, वो जो जज साहब तय करेंगे, जज साहब तय करेंगे। शुभांग पीडीएफ में पूरा नहीं है प्रॉस्पेक्टस का, दोबारा चेक कर लेंगे, हम पीडीएफ अपडेट कर देंगे अगर ऐसी कोई बात है तो बच्चों बात समझ में आ गई? शुभांग बात दोबारा चेक करना, दोबारा ने अपडेट किया था, मैं याद आ रहा है। बच्चों क्लास कितने बजे चालू की थी आज हमने? टाइम हो गया है क्या लग रहा है? लगभग चलो इस टॉपिक को खत्म कर लें। हाँ ठीक है। हाँ तो बात हो, हाँ टाइम हो गया लगभग जी। हम कह रहे थे बच्चों कि 1000 पर डे जुर्माना लगेगा, जुर्माना नहीं भर पाए तो जेल की सजा हो जाएगी। और हाँ, अगर जज साहब को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, अगर जज साहब को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई तो दोनों कि जुर्माना भी भरो और जेल की चक्की भी पीसो। आपको अभी तक जज साहब को शक्ल पसंद नहीं आई, मतलब क्या फेशियल करवा के जाए उनके पास महंगा वाला? नहीं वो बात नहीं। मतलब जज साहब आपको देखे, अरे बेटा तुम आए थे पहले भी ना 2-3 बार, अच्छा तुम वही हो, रुको तुम्हें बताते हैं, समझ गए? ये मतलब कि जज साहब बोले बड़ा बेकार आदमी है, जब देखो अदालत में चला आता है, ये तो फ्रॉड आदमी, फ्रॉड है, तो ये मतलब शक्ल पसंद ना आना कि भेजो इसको जेल में जल्दी से। दोनों दोनों लो, पैसा भी लो इससे, जेल भी भेजो, सुधार करो उसके अंदर, बार बार चलाता है। तो बच्चों हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पर खत्म, इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, तो कल वाली क्लास में देखा जाएगा जो भी होगा। तुम क्लास एंड करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन फटाफट पूछिए कि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलिए बच्चों, तो सवाल कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। 1 घंटा हो गया, कंफर्मेशन दो। 1 घंटा हो गया लगभग? हाँ हो गया, ठीक है बच्चों, थैंक यू।